नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो कि दृष्टि आईएएस संस्थान की है उसको देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुल लगभग 6 से 7 टेस्ट जो है वह देख लिया है। और यह टेस्ट सीरीज जो है हमारी 2024 के लिए है, जिसकी जो परीक्षा प्रीलिम्स अभी होने वाली है। तो आज का जो हमारा टेस्ट होगा वह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो किसके राज्य व्यवस्था से, भारतीय राज्य व्यवस्था, यह जो है सीरीज डी। और यह जो टेस्ट कोड है हमारा, इसको अभी तक हमने इसमें अपने इसके पार्ट फर्स्ट में 75 जो क्वेश्चंस है उसको देख लिया है। अब बाकी जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है उसको आज हम इस अपने वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, और ध्यान पूर्वक आप जो है प्रश्नों को रीड करिएगा और उसको उत्तर देने की कोशिश करिएगा। और एक कॉपी में नोट करते जाइएगा कि कहाँ कितने जो है प्रश्न आपने सही किए। और यदि आपने इस जो भारतीय राज्य व्यवस्था की है जो टेस्ट सीरीज थी, अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहां से उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 76 क्वेश्चन से शुरू होगा यह टेस्ट। यह पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट यह रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है। अब हम जो है वह 76 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो भाग 14 है यह संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 जो है उसमें अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद कितना 323 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो देखते हैं, पहला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से तात्पर्य हमारा है कि जिसका जिक्र जो है वह संविधान में न किया गया हो। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि यह जो है वह केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसकी स्थापना जो है वह सूचना अधिकार जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार सूचना सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कौन सा 2005 में अधिनियमित किया गया था। तो इसके आधार पर जो है वह इसकी स्थापना की गई, जिसके कारण इसे ये क्या कहा जा सकता है, इसे सांविधिक निकाय कहा जा सकता है, यह संवैधानिक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो कौन सा पदाधिकारी जो है वह लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग तो ले सकता है परंतु वह क्या नहीं कर सकता, वह मतदान नहीं कर सकता? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सी है, भारत के महान्यायवादी जो है वह इसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में बैठ सकते हैं। इसका जिक्र जो है किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 88 है वह इसका प्रावधान करता है, जिसमें वह बैठ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं किसी मुद्दे पर यदि मतदान किया जा रहा हो।
तो ऑप्शन सी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह जो है वह पर्यावरण संरक्षण और वनों और इसके अलावा अन्य प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी निपटान के लिए, उनके जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो है वह इस अधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसे एनजीटी भी कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो इसमें जो है वह पहला स्टेटमेंट जो हमारा दिख रहा है वह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो वित्त आयोग है यह संविधान के अनुच्छेद 280 संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है इसे राष्ट्रपति जो है वह वित्त आयोग का गठन करता है, और यह इसे जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है उसमें सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति जो है वह वित्त मंत्री नहीं करता। तो इस प्रकार हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। ये सभी प्रश्न वर्तमान में चर्चा के विषय रहे हैं, जो कि आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। यानी भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची बेसिकली जितने भी संवैधानिक पद हैं उस लगभग सभी पदों के लिए उसमें जो है वह परिलब्धि, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकार का प्रावधान किया जाता है। तो यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पद है जिनका जिक्र जो है वह दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा भारत का न्यायवादी। जो भारत का महान न्यायवादी होगा इसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा इसमें जो है वह भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है, राज्यों के राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का जिक्र है, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इसमें जिक्र है, राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का भी इसमें जिक्र है। काफी महत्वपूर्ण है बिंदु है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है। तो इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन जो है, जो ऊपर के ए, बी और डी है, वह इसमें सम्मिलित है, जबकि सी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? यानी कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा ऑप्शन ए, हिंदी। बाकी जो सभी भाषाएं हैं वह इससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वह कुल 22 भाषाओं को अपने अंतर्गत शामिल करती है। जब संविधान लागू हुआ था उसमें प्रारंभ में जो है वह 14 जो है भाषाओं को, प्रारंभ में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा जो बाद में कुछ संविधान संशोधन किए गए, जैसे 1967 में किया गया और 1992 में किया गया और 2004 में रिसेंट में किया गया। तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इस पूरे टेस्ट का जो है एक्सप्लेनेशन जो
है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। आप लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर टेलीग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा और उसको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो हिंदी है वह तो शामिल ही है। इसके अलावा अब देखते हैं कि मणिपुर जो है, तो मणिपुर क्या इसमें शामिल है? तो मणिपुर जो है इसमें शामिल है। अब मणिपुर हो गया। इसके अलावा जो मिजो है, मिजो नहीं शामिल है। और अंग्रेजी जो है चौथा ऑप्शन, यह भी नहीं है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित राज्य शब्द का अर्थ है, यानी कि जो भारत संविधान में उल्लिखित उसमें भाग 3 में राज्य है उसका अर्थ क्या है? तो भाग 3 जो है हमारा, वह अनुच्छेद 12 से हमें पता है कि शुरू होता है और उसके अलावा अनुच्छेद 35 तक जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र है। तो 12 जो है वह राज्य, उसमें जो 12 है, अनुच्छेद 12 है, उसमें राज्य शब्द आता है। तो राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा? और बेसिकली यह ध्यान देना होगा कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द है वह केवल भाग 3 के लिए मान्य है। किसके लिए? भाग 3। अन्य के लिए जो है इस यह परिभाषा मान्य नहीं है। तो राज्य शब्द में क्या आएगा? तो राज्य शब्द में आएगा संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय, जो सभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं और सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। तो इस प्रकार ये जो चारों है यह राज्य के अंतर्गत आएंगे भाग 3 के अनुसार। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी में उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो डीपीएसपी जो है उसे हम जान लेते हैं कि डीपीएसपी जो है वह संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र है, जहां के पर अनुच्छेद जो है वह 36 से 51 तक में डीपीएसपी है, जिसमें इस यह जो 36 से 51 है इसको विचारधारा के आधार पर कई जो भाग हैं उसमें बांटा गया है। जैसे कि उदारवादी विचारधारा के आधार पर उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा के आधार पर गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा के आधार पर समाजवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार कुछ जो है वह विचारधाराओं के आधार पर बांटे गए हैं। तो उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है पूछ रहा है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन होगा कि ये जो सभी हैं, यानी कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो 44 और अनुच्छेद 48A, यह सभी जो है वह उदारवादी और बौद्धिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन जो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण का है। तो पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। और कारण है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वह डी होगा। इसमें जो है वह व्याख्या नहीं कर रहा है। आप आंसर की में जो है वह सी भी दिया हुआ है और डी भी, तो आप जो है इसको सी भी मान सकते हैं और डी भी, क्योंकि यह काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। यह व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अपने आप में दोनों स्टेटमेंट अलग अलग लग रहे हैं। परंतु आप जो है इसे सी ही मानिए, यानी कि यह व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही है। तो यदि कोई स्टेटमेंट मिलता जुलता रहता है तो वह व्याख्या करता ही है। तो ऑप्शन सी हम सही मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के में जो है वह शामिल नहीं होते, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो इसमें दिया गया है संसद के दोनों सदनों के जो है मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वह इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वह सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीएजी के संबंध में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कैग यानी कि सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। कैग जो है वह 149 है, उसके कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। तो इस आधार पर जो है वह हम देखते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वह तो पूरी तरीके से सही है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट बताता है कि यह राष्ट्रपति को नहीं सौंपता, क्योंकि किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत का जो सीएजी होता है और रिपोर्ट जो है वह राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनके समक्ष रखता है। यानी कि राज्य के विधानमंडल के समक्ष कौन रखता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन देता है? राज्यपाल को कैग देता है, सीएजी देता है। तो इस प्रकार जो हमारा स्टेटमेंट 2 है सही गलत होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो यानी कि जो राज्य का विधान तो कौन किस में 2 सदन है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश इसमें था फिर हटा दिया गया, और गुजरात में भी नहीं है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह ऑप्शन सी सही होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही, यानी महाराष्ट्र जो है उसमें द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान है। भारत में कुल राज्यों में से 6 में जो है वह 6 राज्यों में द्विसदनीय जो है वह व्यवस्था किया गया है विधानमंडल की। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। तो कथन को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। इसके अतिरिक्त स्टेटमेंट भी, राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। दूसरा है, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्य के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन, कांग्रेस से तात्पर्य हमारा है जैसे कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पे लागू है? पूरी तरीके से अमेरिका में, यूएसए में। तो यूएसए की जो संसद होती है उसे ही कांग्रेस बोला जाता है। तो आप भ्रमित मत होइएगा, तो कांग्रेस जो है वह यूएसए की जो संसद है उसी को बोला जाता है। तो राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन के प्रतिनिधि सभा को जो है वह भंग नहीं कर सकता। तो इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य के साथ साथ सरकार का भी जो है वह प्रमुख होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण जो है वह नहीं है? तो संसद, अभी हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली देखा, अब संसदीय शासन प्रणाली। तो इसमें देखते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। नेक्स्ट है, निरंकुशता को बढ़ावा देता है, वैकल्पिक सरकार का निर्माण
और व्यापक प्रतिनिधित्व। तो इसमें हम भी हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है। तो यह निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि यह इसमें है डेमोक्रेटिक जो है वह गवर्नमेंट की स्थापना होती है। और इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जनहित याचिका यानी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो पीआईएल के संबंध में पहला स्टेटमेंट है कि पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है, अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया यानी कि उससे प्रेरित है। नेक्स्ट है कि पीआईएल किसी विधि अथवा अधिनियम में जो है वह परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें दो है जो दोनों हमारे ऑप्शन सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सत्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। यानी कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इस संबंध में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद जो है वह 51A में है। तो इसमें जो है वह वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहा जाता है, भारतीय राजस्व सेवा जिसे आईआरएस कहा जाता है, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस और भारतीय वन सेवा जिसे आईएफओएस कहा जाता है। तो इसमें जो हमारे तीन है आईएएस, इसके अलावा आईपीएस और आईएफओएस, तो यह अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। जबकि हमारा जो ऑप्शन बी है वह आईआरएस या अखिल भारतीय सेवा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सत्य होगा। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह 312 अनुच्छेद जो 312 है उसके तहत संविधान जो है वह संघ और राज्यों के लिए जो सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सृजन का जो है वह प्रावधान करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 312 में। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है। यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए जो है वह अधिकृत करता है। यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में जो है उसकी राय ले सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 143 जो है वह ऐसा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को जो है वह सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं प्रश्न। तो अंतरिम सरकार के सदस्य और संबंधित विभाग, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ब्रिटिश काल में, उससे संबंधित है। तो इसमें देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित थे। इसके अलावा मौलाना अबुल फजल जो तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। तो यह जो थे वह शिक्षा से संबंधित थे। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह थे वह रक्षा से संबंधित थे। इसके अलावा राजकुमारी अमृता कौर जो थी वह स्वास्थ्य से संबंधित थी। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही होता है। तो यह जो अंतरिम सरकार है उससे संबंधित विभागों को हमने देखा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो
विभाग प्रणाली की जो है वह शुरुआत की। तो पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसकी शुरुआत की थी। इसे कब शुरू किया गया था उन्होंने? तो उन्होंने जो है इसे 1859 में जो है वह लॉर्ड कैनिंग द्वारा इस विभाग की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, आपातकाल की घोषणा का आपातकाल की घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर जो है वह रद्द कर दिया जाना चाहिए। यानी कि यदि लोकसभा जो है वह साधारण बहुमत से भी अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपातकाल को उस स्थिति में तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही है, परंतु 1 गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 नहीं, क्या होगा? 1 माह होगा। यदि 1 माह होता तो सत्य होता। तो इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन डी सत्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक है वह लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि जो मार्ले मिंटो सुधार था जो कि बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो है रूप लिया, तो उसमें सर्वप्रथम जो है वह पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो इस आधार पर भारतीय निर्वाचन प्रणाली, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उसके जनक जो है वह लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान जो है वह आंशिक रूप से लागू किया गया, पूरा संविधान तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को जब लागू, तो उसमें कितने जो है वह अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इस संबंध में जो है वह उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? संविधान सभा के संबंध में सही है। तो सबसे पहले सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। दूसरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के जो है वह सुलेखक थे, यानी कि जिन्होंने लिखा था। बनाना और लिखना अलग होगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो है उसे सुलेखित किया था। तो इस प्रकार जो है हमारा जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है वह गलत है, क्योंकि सिंह को नहीं, किसको रखा गया था? हाथी को। हाथी को जो है वह संविधान सभा की मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वह सही है। तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी कि किस प्रावधान को साधारण बहुमत के द्वारा जो है वह संशोधित किया जा सकता है? तो इसमें है मूल अधिकार। तो यह तो पहला ही बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वह काफी क्लिष्ट विषय है अपने पूरे संविधान में। तो इसको जो है वह विशेष प्रावधान की जरूरत होती है। तो मूल अधिकार को नहीं, तो और संसद की गणपूर्ति यानी कि कोरम, तो इसको किया जा सकता है। इसके अलावा नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, तो यह भी किया जा सकता है। और राज्य में विधान परिषद
की समाप्ति या सृजन, तो यह भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 किस में है, तो ऑप्शन सी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोहेलो कोहेलो मामला जो है वह किससे संबंधित है, तो कोहेलो मामला किससे संबंधित है, तो यह अनुसूची 9 से, यानी कि ऑप्शन जो सी हमारा है 9वीं अनुसूची, उससे संबंधित है। अनुसूची 9 जो है हम क्या बताती है, तो अनुसूची 9 जो प्रावधान करती है कोई जो कोई कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है यदि उसे अनुसूची 9 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो जो न्यायपालिका है उसकी जो है वह न्यायिक पुनर् जो उसका विलोकन है वह नहीं कर सकती। परंतु फिलहाल अब यह जो मामला है वो बदल दिया गया है और 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियम भी जो है वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर जो है वह अब ऐसा नहीं है। तो यह जो कोहेलो मामला है, जिसे IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, कब का यह मामला है, 2007 का मामला है। तो यह भारतीय संविधान की जो है वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो पहला स्टेज, इसे 4 या अधिक राज्यों में जो है वह राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दलों का चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। तो इस संबंध में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय जो दल है उन्हें 40 स्टार प्रचारक जो है वह उनके हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस आधार पर जो है वह यदि कोई जो दल है वह 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा, तो उसे जो है वह राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। और दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किस मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। यानी कि 249 में जो है वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वह सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 239 नहीं बल्कि किसमें की गई है, 233 में इनके नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है। यानी मणिपुर राज्य जो कि काफी चर्चा का विषय बना है, तो किस अनुच्छेद में उसके संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है। तो जो आर्टिकल 371C है उसमें जो है वह मणिपुर के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है, जबकि 371A जो है वह किससे संबंधित है, यह नागालैंड से संबंधित है। और बी जो है वह 371B यह असम से संबंधित है। और डी यह किससे संबंधित है, तो यह जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही होता है, 371C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष सुमेलित नहीं है। तो कौन से सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले दिया है प्रक्रिया संबंधी नियम। तो प्रक्रिया संबंधी नियम के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह सुमेलित है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों पर उप समिति, मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, यह भी सत्य है। इसके अलावा संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल
इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, मार्कर जो है काम नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो जो संविधान, जो संघ संविधान जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जो थे वह जवाहर जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके अलावा प्रांतीय संविधान थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? यानी कि अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल जो है उसके संबंध में कौन से, उसके संबंध में प्रावधान, उसकी स्थापना संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो वह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें जो है वह आर्टिकल, अनुच्छेद जो है वह 323 ए और 323 बी जो है वह, सॉरी 323 बी जो है वह जोड़ा गया। तो 323 जो है वह प्रशासनिक अधिकरणों की जो है वह अधिकरणों की के संबंध में प्रावधान करता है, और 323 बी जो है वह अन्य मामलों में के जो अधिकरण है उससे संबंध में चर्चा करता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश था। यानी कि लोकपाल जो संस्था है उस संबंध में पहला जो देश था, किसने इसका सृजन किया था? तो वह है स्वीडन ने। किसने? स्वीडन ने जो है वह 1809 में ही जो है वह ओम्बुड्समैन का पद जो है वह उसे स्थापित कर दिया था। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी सत्य होगा। और भारत में यह कब किया गया? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत जो है वह लोकपाल का जो है वह सृजन किया गया, और लोकायुक्त का, लोकपाल जो है वह केंद्र के स्तर पर और लोकायुक्त राज्यों के स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न, एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित था? तो यह जो निर्णय है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामला, तो यह राष्ट्रपति से संबंधित था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं? तो अनुच्छेद 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो यह सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110, तो धन विधेयक, यह भी सही है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, यह भी सही है। और 122 संसद में प्रयुक्त भाषा, तो यह जो है वह गलत है, क्योंकि 122 जो है वह न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच जो है वह नहीं की जाएगी, इससे संबंध है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही होता है। जबकि संसद में प्रयुक्त भाषा किससे संबंधित है? 120 से। और 122 कहता है कि न्यायालय जो है वह संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। अधिनियम की तो कर सकती है, लेकिन संसद के अंदर क्या कार्यवाही की गई उसकी जांच नहीं कर सकती। तो इस आधार पर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चल देखते हैं। तो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है, यानी कि ज्वाइंट जो है वह पब्लिक सर्विस कमीशन सृजित किया जा सकता है, किसके आधार पर? तो संसद के अधिनियम द्वारा जो है वह यदि कोई संसद जो है अधिनियम बनाता है कि दो राज्यों में जो है वह ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, तो इस आधार पर जो है वह संसद के अधिनियम के द्वारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का सृजन हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ, तो यह किसके लिए सत्य है? तो विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ, यानी कि किसी भी स्थिति में जो है वह संघ प्रभावित नहीं हो सकता। राज्यों की सीमाएं, नाम इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से हमारे ही देश में है, जो कि आर्टिकल 3 भी स्पष्ट रूप से बताता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है? किसका? संघीय कार्यपालिका का जो है वह हिस्सा हिस्सा नहीं है। कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वह संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्रवाई के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो संसद में कार्यवाही की जाती है उसके संबंध में सही क्रम में क्या है? तो शून्यकाल, फिर उसके बाद प्रश्नकाल दिया गया है, प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा। तो यदि इसमें हम देखें तो प्रश्नकाल जो है वह प्रत्येक जो संसदीय बैठक है पहला घंटा जो है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो प्रश्नकाल सबसे पहले आएगा। तो इसमें दो किस्में हैं, बी में और डी में। तो हमारे ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं, या बी सही होगा या डी। इसके अलावा प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल आता है। शून्यकाल जो है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, और इसमें जो है वह उस दिन के मुद्दे अथवा सदन के जो नियमित कामकाज होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा शून्यकाल। तो एक के बाद दो, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। और उसके बाद जो है वह प्रस्ताव आता है। यदि किसी जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी सहमति वाले जो है वह प्रस्ताव जो है वह चर्चा में लाए जाते हैं सदन में। और इसके बाद जो है वह आधे घंटे की चर्चा होती है, जो कि अपरिहार्य जो मामले आते हैं सार्वजनिक महत्व के, तो उनको ले लिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला है, इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता है। विनियमन शामिल नहीं। इसके अलावा इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोग शामिल है। इसमें जो है वह केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन शामिल है। इसके अलावा 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है। तो ये हमारे जो ऑप्शन स्टेटमेंट है, जो डी, सी और बी असत्य है, जबकि ए जो है वह असत्य है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही नहीं है? तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। इसके अलावा प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। तो इस आधार पर हमारे जो यह दोनों ऑप्शन है यह सही होते हैं। तो प्रथम जो है वह जो प्रथम राजभाषा आयोग जो था उसका गठन जो है वह 7 जून 1955 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हत नहीं है? यानी कि जो है वह कौन एलिजिबल नहीं है मानवाधिकार आयोग के संबंध में? तो मानवाधिकार आयोग जो है यह एक बहुसदस्यीय जो है वह निकाय है, और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष के लिए जो है वह अर्हत नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सत्य है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह इसके लिए अहर्त जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? तो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है किस मामले के संबंध में जो है वह जांच कर सकता है? तो राज्य सूची में जो मामले उल्लेखित होंगे उसके संबंध में जांच कर सकता है, और इसके अलावा समवर्ती सूची में, संघ सूची में नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति से संबंध नहीं है? तो इसका गठन यानी संतानम समिति का गठन 1962 में भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। यह जो है वह सही है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है वह 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति के रूप में संतानम समिति का गठन किया था। इसके अलावा जो बी है, इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेरा फेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम करना था। नेक्स्ट है, इसमें दंडिक न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की। और नेक्स्ट है कि सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग से संपर्क कर सकता है? कौन जो है वह केंद्रीय सतर्कता आयोग से संपर्क कर सकता है? तो इस संबंध में जो है वह लोकपाल, केंद्र सरकार और विसल ब्लोअर। तो यह जो तीनों विसल ब्लोअर यानी कि वह होता है जो किसी मामले की गुप्त तरीके से जो है वह सूचना देता है, तो उसी को विसल ब्लोअर बोला जाता है। तो इस आधार पर जो तीनों जो है वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संपर्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला स्टेटमेंट कथन और कारण का है। तो देखते हैं कि सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त हैं। सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, सीबीआई कोई जो है वह वैधानिक निकाय नहीं है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यह दोनों कथन सत्य हैं और यह एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। और नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत की गई घोषणा का स्वरूप जो है वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें सहकारी समितियों को जो है बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को जो है वह शामिल किया गया, यानी कि सहकारी समितियों को जो है वह राज्य के नीति निदेशक में जो है वह शामिल किया गया। नेक्स्ट है, इसने संविधान में एक नया भाग यानी कि 9B शामिल किया। तो यह दोनों जो है वह स्टेटमेंट सही है। संविधान का जो नया भाग 9B जोड़ा गया, इसमें जो है वह सहकारी समितियों के संबंध में चर्चा है, जिसमें जो है वह 243 ZH और 243 जो है वह ZT जो है वह सहकारी समितियों के संबंध में। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, यानी कि चुनाव सुधार जो है इस चर्चा नहीं की गई। तो इसमें जो है वह कौन सी समिति है? तो जो हमारी इंजेती श्रीनिवास जो समिति है वह जो है वह चुनाव से संबंधित है, बल्कि यह जो है वह कारपोरेट मामलों से संबंधित है। और CSR जो है वह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सिफारिश देने के लिए है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का जो है वह सदस्य नहीं है। तो इसमें इसके सदस्य कौन नहीं थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। नेक्स्ट जो है वह क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके जो है वह निर्माण के क्रम में कालानुक्रम में स्थापित कीजिए। तो देखते हैं,
नागालैंड, तो नागालैंड की स्थापना कब हुई? यदि हम नागालैंड की स्थापना देखते हैं तो इसकी स्थापना 1963 में हुई। कब हुई? 1963 में। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना एक साथ ही हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई हो गई थी। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड जो है वह उसकी स्थापना 2000 में हुई। और हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई। तो इस आधार पर महाराष्ट्र सबसे पहले आएगा, तो दूसरा इसमें यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? नागरिकता जो है वह किस सूची में शामिल है? तो नागरिकता जो है वह संघ सूची का विषय है, जो कि संविधान का जो भाग 2 है, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक वह नागरिकता से संबंधित है। तो यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 54 जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव, तो यह सत्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, यह भी अपने आप सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो यह भी सही है। और अनुच्छेद 57 तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन हमारा यही डी सही होगा, क्योंकि 57 जो है वह पुनः चुनाव के लिए पात्रता को बताता है, यानी कि जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, क्या वो पुनः चुनाव लड़ सकता है, तो उसके संबंध में है। जबकि राष्ट्रपति जो है वह के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता है, आर्टिकल किस में है? 58 में है। तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार जो है वह किसके अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी जो है वह, यह पहले जो क्या था, यह पहले संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या था? तो यह संपत्ति का अधिकार था किसके? आर्टिकल 31 के अंतर्गत। परंतु जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है? किसके अनूठी विशेषता के रूप में? तो डीपीएसपी को अनूठी विशेषता किसे कहा है? तो जो बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, और नशीले पेय तथा नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। तो इस संबंध में जो ऑप्शन बी हमारा है वह सही है, क्योंकि यह गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा जो है वह शुरू किया गया था? तो जिला प्रणाली सूचना कार्यक्रम जो है वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जो है वह शुरू किया गया था।
तो ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप पहला स्टेटमेंट है कि 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत में आने की जो है वह अनुमति दी। और अगला है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर को उसकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। तो इस संबंध में जो है वह यदि हम देखते हैं तो इसमें बोला है कि सही नहीं है ना, तो सही नहीं, तो यह ऑप्शन दोनों जो है वह सही नहीं, क्योंकि यह जो है 1813 में ही दिया गया था ईसाई मिशनरियों को। और जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बता रहा है कि 13 में जो है उनके बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को वंचित किया, तो यह 33 में हुआ था। तो इस आधार पर दोनों जो हमारे गलत होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य सचिव का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? राज्य सचिव का, जो राज्य सचिव है उसका कार्यकाल किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? तो 1858 के अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम था उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई। तो बाह्य हस्तक्षेप के बिना मांग कब स्वीकार की गई सबसे पहले? तो वह थी अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव में जो है वह भारतीय संविधान की जो है वह मांग स्वीकार की गई थी। तो वर्ष 1940 में जो है वह अगस्त प्रस्ताव किया गया था, तो उसी में इस मांग को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत रूप का पालन करता है? तो कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत रूप का पालन करता है? तो है हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत रूप का पालन करता है, तो वह है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वह किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविले ऑस्टिन, ग्रेनविले जो ऑस्टिन थे उन्होंने कहा था। यह अमेरिका के इतिहासकार थे, तो उन्होंने जो है वह भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, तो संसद की संप्रभुता, संसदीय शासन प्रणाली संसद की संप्रभुता, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, संसद का आवधिक विघटन, संसद का आवधिक विघटन। तो इस संबंध में यदि हम देखते हैं तो संसद, भारत के संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह सही होता है, क्योंकि यह दोनों जो है वह भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की जो है वह विशेषता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है वह किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह राज्य के देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है वह की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? कौन समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो हमारी जो यह तीनों समितियां हैं, राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी, यह तीनों जो है वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो स्टेटमेंट जो पहला है, संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि वह उसके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो इस संबंध में हमारे जो दोनों ऑप्शन है वह सही होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है वह माना जाता है। नेक्स्ट, सीबीआई का गठन किया गया था। तो सीबीआई का गठन जो है वह कब किया गया था? तो यह 1963 में जो है वह भ्रष्टाचार निवारण की जो समिति, संथानम समिति 1962 में बनी थी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जिसका गठन किया गया था। तो उसी की सिफारिश पर जो है वह 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो है वह चुने जाते हैं। तो मनोनीत सदस्य किससे चुने जाते हैं? किसमें? विधान परिषदों में। तो यह जो है वह साहित्य से भी होते हैं और इसके अलावा सहकारिता आंदोलन से, समाज सेवा से। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधान की संख्या, 73वें संविधान संशोधन जो था, जो कि स्थानीय प्रशासन से संबंधित था, तो जिसमें दो तरह के प्रावधान किए गए थे, एक अनिवार्य, एक ऐच्छिक। तो अनिवार्य जो प्रावधान थे उनकी संख्या क्या थी? तो उनकी संख्या थी 11। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले लोकपाल के रूप में जो है वह नियुक्त किया गया था? किसे जो है पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को। किसे? पिनाकी चंद्र घोष को पहले लोकपाल के रूप में जो है वह उन्हें नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार यह पूरा टेस्ट जो है हमारा खत्म होता है। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को भी देखिए और इसके सेकंड पार्ट जो है इसको भी देखिए और इवैल्यूएशन कीजिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में आपकी तैयारी कितनी है। यदि यह टेस्ट सीरीज पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच जो है वह इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट या किसी अन्य नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।